नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक। आज बात सरकारी नौकरी वाले बेरोजगारों की। सरकारी व्यवस्था जब लुंज पुंज नीतियों के आगे नौजवानों की नौकरी के सपने को ही बंधक बना ले तो जरूरी है कि दस्तक दी जाए। जब 5 साल तक एक नौकरी का नियुक्ति पत्र पाने के लिए नौजवानों को तरसना पड़े तो जरूरी है कि दस्तक दी जाए। जब ट्रेनिंग के बाद भी 17 महीने पोस्टिंग न मिले, जब दूसरी नौकरी करने की आजादी मांगने पर लाखों रुपए भरने की सरकारी चिट्ठी युवाओं के सपने तोड़ने लगे तो जरूरी है कि दस्तक दी जाए। तो आज आपको दस्तक देकर उत्तर प्रदेश के 2486 युवाओं को उनके अधिकार की नौकरी दिलाने की लड़ाई लड़नी है, जिनके पास कहने को तो सरकारी नौकरी है, लेकिन सच्चाई ये कि वो बेरोजगार हैं। कैसे बता सकता हूँ कि नहीं, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूँ, और हूँ या नहीं हूँ ये बात ना सरकार बता रही है हमें, ना भर्ती बोर्ड बता रहा है। एक एक पैसा जोड़ जोड़ के पढ़ाया, खेत में काम कर एक एक पैसा जोड़ी, न खा सका न पहन सका, बच्चे पढ़ाया। अधर में लटके हुए हैं। सैलरी मिलती नहीं है। इस बात के ना ही हम कांस्टेबल बन पा रहे हैं, ना ही हम दरोगा बन पा रहे हैं। अब कुछ देर इस कहानी को ये समझकर मत देखिएगा कि ये कौन लोग हैं। ये मत सोचिएगा कि आप इन्हें नहीं जानते। ये भी मत मन में लाइएगा कि इससे आपको क्या फर्क पड़ता है। अब बस ये सोचते हुए आज तक देखकर दस्तक दीजिए कि कहीं ये आपका बेटा होता तो, जिसे नौकरी की हरियाली दिखी, वक्त बीता, पता चला हकीकत में रोजगार के दावे सूखे निकले। बस ये सोचते हुए आज तक देखते हुए दस्तक दीजिए कि कहीं ये आपकी बेटी होती तो, जिसके दरोगा बनने पर आपने मन भर लड्डू मोहल्ले भर में बंटवा दिए होते, लेकिन हकीकत में जैसे ये वर्दी हवा में टंगी, वैसे ही बेटी का पक्की नियुक्ति के साथ पोस्टिंग पाने का सपना अधर में लटका। कहानी शुरू होती है 5 साल पहले से। 2016 में हजारों नौजवानों ने उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए आवेदन किया। जुलाई 2017 में लिखित परीक्षा हुई, पर्चा लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई। 5 महीने बाद दिसंबर 2017 में दोबारा लिखित परीक्षा कराई गई। 28 फरवरी 2019 में जाकर रिजल्ट आया। परिणाम पर सवाल उठाते कुछ नौजवान हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट नए सिरे से रिजल्ट तैयार करने को कहता है। सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। इस बीच जून 2019 से जून 2020 तक चयनित 2486 युवाओं की सब इंस्पेक्टर के लिए पुलिस ट्रेनिंग होती है। जून 2020 में ही सुप्रीम कोर्ट चयनित दरोगा की पासिंग आउट परेड पर रोक लगा देता है और फरवरी 2021 से सुप्रीम कोर्ट में युवाओं को नियुक्ति देने का मसला ऑर्डर के तौर पर सुरक्षित रखा हुआ है। बस तभी से उत्तर प्रदेश के हजारों नौजवानों के माथे पर चयन करके दरोगा की जगह रोजगार के लिए तरसाने वाली बेरोजगारी आ गई। जिस दिन पासिंग आउट परेड होनी थी उसके 2 दिन पहले बताया जाता है कि आपका जो भर्ती का मुद्दा है ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है। इसकी वजह से आप लोगों को अभी वहां से कोई भी अंतिम परिणाम नहीं आया है, इसलिए आपको घर भेजा जाता है। अच्छा जी, तब से हमें हमारा ये 29 जून 2020 को हम लोगों को घर भेज दिया जाता है। घर जहां 2 वर्दियां टंगी हैं, एक सीआईएसएफ में एएसआई की, दूसरी उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर की। दोनों वर्दियों को उत्तर प्रदेश के विजय कुमार यादव देखते हैं। कभी सीआईएसएफ में एएसआई की नौकरी करते हुए पहनी वर्दी को संभालते हैं, कभी उस नौकरी को छोड़कर अपने राज्य में सब इंस्पेक्टर बनने का सपना लिए आए विजय कुमार 2 स्टार वाली वर्दी को छूकर जानना चाहते हैं नौकरी पक्की कब होगी, पोस्टिंग कब मिलेगी। अपने घर से दूर 1 स्टार एएसआई की नौकरी छोड़कर विजय कुमार अपने राज्य उत्तर प्रदेश में 2 स्टार वाला सब इंस्पेक्टर बनने आए, लेकिन बेरोजगार बनाने वाली कुव्यवस्था ने इनके सारे अरमानों के सितारों को कुनीतियों की अमावस्या से ढक दिया। सिर्फ ऑर्डर ना आने की वजह से हम लोग लटके पड़े हुए हैं। ऑर्डर आ जाए हमारी 2 दिन बाद नियुक्ति हो जाएगी। 5 साल में चुनाव दोबारा हो जाते हैं, 5 साल में सरकार बदल जाती है,
लेकिन उत्तर प्रदेश में 5 साल बाद भी सब इंस्पेक्टर की परीक्षा पास विजय कुमार जैसे हजारों युवा न तो ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग पा रहे हैं। दावा है न सरकार अदालत में तुरंत मामले के निस्तारण की अर्जी लगा रही है और न ही ये युवा कहीं और दूसरी नौकरी के लिए अप्लाई कर पा रहे हैं। काबिलियत भी है कि हम दूसरी नौकरी भी पा सकते हैं, क्योंकि हम इससे पहले भी 2-3 नौकरी पाए हैं। हम निकाल सकते हैं, कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि हम कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें हमसे पूछा जाता है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या नहीं है। मैं तो 4 साल पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, लेकिन अब मैं हूँ या नहीं हूँ ये किसे नहीं पता है। इसके संबंध में भर्ती बोर्ड से एनओसी, जो हमारा भर्ती बोर्ड है जहाँ से हम लोगों की ज्वाइनिंग कराई जाती है, वहाँ से पता किया गया है एनओसी के लिए कि हमें एनओसी दीजिए कि हम दूसरी जॉब के लिए जा सकते हैं। तो वहाँ से कहना है कि आप ट्रेनिंग कॉस्ट जमा कर दीजिए, आपको एनओसी दे देंगे। कितना रकम मांग रहे हैं ये लोग ट्रेनिंग कॉस्ट का? कितना जमा करके फिर आप दूसरी नौकरी पाने के लिए अप्लाई करेंगे? जी, कम से ट्रेनिंग कॉस्ट आती है 4,80,000 रुपए लगभग। मतलब सरकारी कब्जे में अब हजारों नौजवानों की नौकरी है, जहां न पक्की नौकरी दी जा रही है न दूसरी नौकरी करने की आजादी। मानो कहा जा रहा हो कि तुम्हारी नौकरी हमारे कब्जे में है, तुम्हें न नौकरी देंगे न नौकरी करने देंगे। क्योंकि मामला अदालत में लटके होने की बात कहकर यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड दरोगा की ट्रेनिंग ले चुके नौजवानों की पोस्टिंग नहीं देता। जब यही नौजवान दूसरी नौकरी के लिए विभाग से एनओसी मांगते हैं तो कहा जाता है कि 382 दिन की ट्रेनिंग का 4,75,208 रुपए भरो तो एनओसी मिलेगी। जिस माँ ने कर्ज लेकर आधा पेट खाकर खेत में काम करके अपने बच्चे को पढ़ाया, अब वो परिवार 4.25 लाख रुपए देकर कैसे सरकारी कुनीतियों के कब्जे से बच्चे की फंसी नौकरी छुड़वाए। पैसा जोड़ जोड़ के पढ़ाया, खेत में काम कर एक एक पैसा जोड़ के न खा सका न पहन सका, बच्चे को पढ़ाया कि हमारा बच्चा इंस्पेक्टर हो गया। अब देखो बैठे कुछ घर में कोई नहीं को पैसा कहाँ से करे। उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का सपना कैसे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया। उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे नौजवान अब बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। सब इंस्पेक्टर की नौकरी कोर्ट में फंस गई है। दूसरी नौकरी पर जाने के लिए भर्ती बोर्ड से एनओसी लेनी है, लेकिन भर्ती बोर्ड लाखों रुपया मांग रहा है। ये दर्द उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग करने के बाद भी बेरोजगार घूम रहे युवाओं की है। तभी तो ये वर्दी सिर्फ रखी नहीं है, यहाँ पर युवा के अरमान नौकरी के धरे पड़े हैं। ये सपने हैं प्रियंका चतुर्वेदी के। लखनऊ की प्रियंका जो पिता की तरह पुलिस की जिम्मेदारी पहनकर कर्तव्य निभाना चाहती है, उन सितारों को भी चमकाती रहती है प्रियंका, जिन्हें कंधे पर लगाने के लिए परीक्षा पास की, ट्रेनिंग की, लेकिन सिस्टम और सरकारी सुस्ती कैसे बेरोजगारी ही टांक देती है, उसकी गवाही है प्रियंका और प्रियंका जैसे हजारों युवा, जिनके लिए अब ये वर्दी एक सपना भी है, बोझ भी। एएसआई परीक्षा पास करके ट्रेनिंग ले चुकी प्रियंका ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा भी पास की, लेकिन ट्रेनिंग के 17 महीने बाद कोर्ट में फंसी भर्ती पर सुस्त सरकार के कारण पोस्टिंग मिलती नहीं। कांस्टेबल की नौकरी करना चाहती हैं तो एनओसी के नाम पर लाखों रुपए मांगे जाते हैं। 18 महीने से घर पे ही हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब हम चाहते हैं कि हम लौट के कांस्टेबल ज्वाइन कर लें, पर मैंने कुछ टाइम वेट किया क्योंकि हमारा जो ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व है, तो मैंने वेट किया उसका। अब क्या है कि अगर हम अपनी कांस्टेबल की नौकरी को ज्वाइन करने के लिए जाते हैं तो मुझे एनओसी भरनी पड़ती है। एनओसी मीन्स मुझे पेनाल्टी भरनी पड़ेगी यहाँ से वहां स्विच करने के लिए। अगर आप एक जॉब को स्विच कर रहे हो तो आपको पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। तो वो मुझे कितनी पेनाल्टी आपसे मांगी जा रही है? एनओसी के लिए कितनी मांगी जा रही है? और एनओसी के लिए 5 लाख। ऐसे हजारों युवाओं की नौकरी कब तक बंधक रहेगी? यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष से आज तक संवाददाता संतोष कुमार ने पूछा। हमने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष से विजय कुमार यादव, प्रियंका चतुर्वेदी जैसे 2,486 नौजवानों की समस्या पर सवाल किया तो उनका सीधे से कहना था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। और रही बात एनओसी की, तो वो ट्रेन जरूर किए गए हैं, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा है ही नहीं। ये अलग बात है कि भर्ती बोर्ड की तरफ से ऐसे नौजवानों को लगातार जब वो एनओसी मांगते हैं तो उनसे 4,80,000 के लगभग जमा करने का नोटिस भी दिया जाता है। अब इस कहानी के अंत में निराशा के कुएं और हताशा की खाई के बीच
खड़े छोड़ दिए गए युवाओं के चेहरे को देखते हुए याद करिए, इसी उत्तर प्रदेश में नेता बिना किसी एनओसी के रोज दल बदल कर रहे हैं। नेताओं का दल बदल करके राजनीति करना बहुत आसान है, तो फिर पढ़े लिखे नौजवानों का एक नौकरी पाना इतना कठिन क्यों है? संतोष कुमार, लखनऊ, आज तक। यह संभव है कि आपके घर में कोई बेटा बेटी बेरोजगार न हो तो आपको लगे कि भाई ऐसी खबरों से आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यह संभव है कि आपको यह भी लगे कि अरे ये तो सरकारी नौकरी पाने के लिए परेशान लोगों की खबर है, हम क्यों चिंता करें। आपको क्या चिंता करनी, प्लीज ऐसा मत सोचिए। ऐसा सोचने वाले लोग अपना नुकसान भी सरकारी बेरोजगारी के कारण कैसे करते हैं, यह हम आपको बताते हैं। भर्ती प्रक्रिया लटकती है तो सरकारी दफ्तर का काम, उसका बोझ बढ़ जाता है। इस तरह से कम लोगों के ऊपर ज्यादा काम होने के कारण आम आदमी की फाइल, जनता का काम सरकारी दफ्तर में लटकता जाता है। सरकारी दफ्तर में फाइलों का अंबार लग जाता है तो भ्रष्टाचार जन्म लेता है। यहीं से जल्दी काम कराने के बदले रिश्वत का लेन देन भी शुरू हो जाता है। इस तरह से उदाहरण के तौर पर आप देखिए, पुलिस में भर्ती पूरी नहीं होगी तो आपकी हमारी सुरक्षा में पुलिस की कमी होगी, अपराध बढ़ेंगे। पुलिस वालों की कमी होगी तो अपराधी बेखौफ हो जाएंगे, निशाना आप और हम आम आदमी ही होंगे। और इसीलिए ऐसे मुद्दे पर देखकर, ऐसे मुद्दों को समझकर दस्तक देना जरूरी है, आवाज उठाना बहुत जरूरी है। बेरोजगारी हर राज्य में इसलिए फैलती है क्योंकि सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाई जाती है, समाधान सत्ता में आने पर सरकारें भूल जाती हैं। और यही कारण है कि जब आज राजस्थान के बेरोजगार एकजुट होकर उत्तर प्रदेश रवाना होने वाले थे, राजस्थान के बेरोजगार उत्तर प्रदेश जाकर कांग्रेस सरकार का हाल सीधे प्रियंका गांधी को बताने वाले थे, सुनाने निकलने वाले थे, तभी गहलोत सरकार ने उनसे 2 दिन का समय और मांग लिया। कोई जूता पॉलिश करता दिखा, कोई सब्जी बेचता नजर आया, किसी ने चाय बेचनी शुरू की, कोई फूल माला बेचता दिखा, किसी ने समोसा बेचा, किसी ने मूंगफली। राजस्थान में 130 दिनों से ज्यादा तक जब बेरोजगारों को नौकरी देने का समझौता करके भी सरकार के कान पर जू नहीं रेंगी, पिछले हफ्ते जयपुर में धरना देते बेरोजगारों ने अपनी बेरोजगारी की मंडी लगा दी, दे दी चुनौती सरकार को। आज तक संवाददाता शरद कुमार ने कहानी आपको दिखाई। बिकते हैं बेरोजगार, खरीदोगे क्या? शहीद स्मारक पर, जहां पर शहीदों के जगह पर आकर लोगों का सीना गर्व से तन जाता है, वहां पर बेरोजगार बाजार में बैठे हैं और इस तरह से हाट लगाए बैठे हैं। देखा जा सकता है किस तरह से यहाँ पर सब्जी मंडी, फूल मंडी, फल मंडी, खिलौना से लेकर हर चीज का बाजार लगा हुआ है। राजस्थान में बेरोजगारों ने यह सांकेतिक बाजार इसीलिए लगाया क्योंकि सरकार ने लिखित में नौकरी देने का वादा किया और वादे से मुकर गए। तो गहलोत सरकार ने आज से 3 साल पहले 31,000 पदों पर भर्ती निकाली थी, लेकिन आज 3 साल हो गए हैं इस भर्ती को और वही पद 31,000 है और अभ्यर्थियों की संख्या 27 लाख है। तो 27 लाख अभ्यर्थियों की संख्या और पद 31,000, 3 साल में साला दर्पण पर 90,000 से अधिक पद रिक्त पड़े हुए हैं। अब आपको हैरानी इस बात की होगी कि जिस प्रदेश में परीक्षा कोई भी पारदर्शी तरीके से सरकार नहीं करा पा रही, जहां 1 लाख पद खाली होकर भी रोजगार देकर भरे नहीं जा रहे, उन छात्रों को महीनों सड़क पर प्रदर्शन करा के सरकार तब जागती है जब यूपी के चुनाव में राजस्थान के बेरोजगार कांग्रेस की पोल खोलने जाने की तैयारी कर लेते हैं। सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो 24 तारीख को प्रियंका गांधी जी की रैली उत्तर प्रदेश में, वहां कूच करेंगे, हजारों की संख्या में कूच करेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। 24 नवंबर को जब यही बेरोजगार उत्तर प्रदेश जाकर सीधे कांग्रेस की रैलियों में राजस्थान की कांग्रेस सरकार की रोजगार के मुद्दे पर नाकामी गिनाते, तो कांग्रेस किस मुंह से उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का मुद्दा उठाती? अपने पर आई तो राजस्थान में सरकार सक्रिय हो गई। मुख्यमंत्री गहलोत के सलाहकार दानिश अबरार बेरोजगारों को जाकर फिर से भरोसा देने लगे। बेरोजगार महासंघ के लोगों ने सिर्फ 2 दिन का वक्त दिया, वरना वो यूपी जाकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार का हाल बताएंगे। कल हम 10 बजे निकलेंगे उत्तर प्रदेश में,
हमारी बात क्योंकि आप आ गए, धन्यवाद, आप सलाहकार हो, सीएम साहब तक बात पहुंचा, इसलिए आप तक बात पहुंचा रहे हैं। मैंने तो खपन मान लिया, मेरे को उत्तर प्रदेश से मेरी लाश है, हम तो मर के आएंगे वहाँ से, अब पीछे नहीं हटेंगे हम। जो 5 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, इनसे पिछले दिनों में एक बार न सरकार ने मिलने के लिए बुलाया, न कोई मिलने आया। अपनी चुनावी राजनीति की चिंता में राजस्थान में सरकार तुरंत अब दौड़ पड़ी। क्या समाधान भी निकलेगा? शरद कुमार, जयपुर आज तक। हम लोग बच्चे थे तब कहते थे टम टमाटर खाते हम। अब वही टमाटर खाना महंगा हो गया है। महंगाई के निशाने पर आम आदमी की रसोई है। पहले डीजल की महंगाई के कारण सब्जियों के दाम बढ़ते रहे। अब कई राज्यों में हुई बारिश ने सब्जियों के दामों में रॉकेट का उछाल दे दिया है। जितने में किलो भर मिला करता था, पाव भर मिलने लगा है। टमाटर पर केंद्रित महंगाई की पूरी जानकारी देती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ऐसा क्यों होता है कि जिस देश में एक वक्त किसान अपने ही टमाटर के बदले अठन्नी मिलने पर उसे फेंकने के लिए मजबूर हो, वही टमाटर दूसरे मौसम में सेब से भी महंगा बिकने लगता है। 12 करोड़ के 1000, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1110, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1200, ये 1200 रुपए उठा। ऐसा क्या है कि जो टमाटर एक वक्त में 100 रुपए का 5 किलो और उससे भी ज्यादा सस्ता हो जाने से बाजार पहुंचने से पहले रौंदा जाने लगता है, फेंका जाने लगता है। वही टमाटर अब 100 रुपए का 1 किलो तक बिकने लगा। टमाटर के ऐसे अच्छे दिन आए हुए हैं कि पूछिए मत। चाकू से कट्टा टमाटर है, दर्द आम आदमी की जेब को होता है। क्योंकि दिल्ली में टमाटर के दाम 60 से 90 रुपए किलो, भोपाल में 60 से 80 रुपए किलो, जयपुर में 65 से 95 रुपए किलो, लखनऊ में 65 से 85, पोर्ट ब्लेयर में 113 रुपए किलो तक और तमिलनाडु में 140 रुपए किलो तक टमाटर बिक रहा है। जी रहे हैं बस, क्या सही करके घर का खर्चा चल रहा है, पता नहीं कैसे चला रहे हैं तो हम ही जानते हैं। जीवन चलाए रहे, यही एक बहुत बड़ा इशू है। 1 किलो लेता था वो पाव आधी किलो का गया है, 10 किलो लेता था वो और कम का गया है। यानी इंसान अपना गुजारा बसर बड़ी मुश्किल से कर रहा है। इनकम भी घट गई और महंगाई भी बढ़ गई तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जनता को टमाटर के दाम चुभ इसलिए भी रहे हैं क्योंकि आप ये भी जानिए कि दुनिया में चीन के बाद टमाटर उगाने में भारत नंबर 2 है। भारत हर साल करीब 2 लाख मीट्रिक टन टमाटर का निर्यात भी करता है। यानी टमाटर खपत से ज्यादा देश उगाता है। फिर अभी क्यों इतना टमाटर महंगा हुआ कि लखनऊ में श्रीवास्तव परिवार की प्रीति श्रीवास्तव ऐसे सब्जी बनाने लगी जहां टमाटर का इस्तेमाल ही ना हो। सब्जी आज कौन सी? आज केले की सब्जी बनाई है हमने। टमाटर इसमें पड़ता है? नहीं, इसमें टमाटर नहीं पड़ता है। इतनी महंगाई हो गई है, टमाटर कैसे डालें? तो ये सब्जी में वैसे पड़ता नहीं है टमाटर, तो इसीलिए आपने बनाई है क्या? हाँ, इसीलिए हमने बनाई है। मतलब जनता की जिंदगी से टमाटर माइनस हो गया क्योंकि दाम प्लस होता जा रहा है। किचन टमाटर से घट रहा है। किलो भर खरीदने वाले हाथों में पाव आधा किलो टमाटर दिखने लगा। देश में 2 बार ऐसा वक्त क्यों आता है जब एक बार टमाटर उगाने वाला किसान रोता है, जब टमाटर औने पौने दाम पर बिकता है, किसान टमाटर निकालने तक का पैसा नहीं पाता, फिर एक बार टमाटर खाने वाले लोग दाम आसमान पर चढ़ने पर महंगाई से रोते हैं। अभी नवंबर के अंत की बात करें तो आमतौर पर अब तक टमाटर 30 रुपए किलो तक बाजार में बिकने लगता था, लेकिन इस बार 100 रुपए या 100 रुपए के पार भी देश में कुछ जगहों पर जाने का कारण क्या है? टमाटर जो भी आ रहा है वो कर्नाटक और महाराष्ट्र से आ रहा है। दोनों जगह इतनी बारिशें हुई हैं कि 75% फसलें डैमेज हो गई हैं, खराब हो गई हैं, और जिसकी वजह से माल की आमदनी बहुत कम है, माल बहुत कम निकल रहा है, और जो माल वहाँ से आता है उस माल में भी 20 से लेकर 40-50% माल डैमेज हो रहा है। जो भेज रहा है उसको भी लॉस है, जो यहाँ बेच रहा है वो भी नुकसान में, जो रिटेल में भी 80 रुपए किलो बेच रहा है उसको भी नहीं है कि ये कोई फायदा हो।
क्या यही वजह है? इस बात को जानने के लिए नोट करिए कि साल में टमाटर की 2 बार फसल होती है। देश में टमाटर की आपूर्ति सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक से होती आई है। महाराष्ट्र, आंध्र और कर्नाटक के टमाटर की सप्लाई का यही सीजन होता है। अभी बारिश के कारण टमाटर की फसल खराब होने से सप्लाई बाधित हुई है। डिमांड मुताबिक सप्लाई न होने से दाम बढ़ गए। साथ ही अभी शादियों के सीजन में खपत बढ़ी है। वैक्सीन की डोज लगातार लगने के बाद रेस्टोरेंट, होटल में बढ़ते ग्राहकों की मांग के मुताबिक भी टमाटर की डिमांड बढ़ी, लेकिन सप्लाई कम ही है। दावा है अगले 20 दिनों के भीतर टमाटर के दामों में बहुत बड़ी तो नहीं, लेकिन कुछ राहत जरूर मिल सकती है। कोलकाता से प्रेमा राजाराम और दिल्ली से श्रुतिका के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। ओवैसी ने नागरिकता संशोधन कानून पर एक और शाहीन बाग बनाने वाला बयान क्या दिया? बीजेपी उन पर हमलावर हो गई। ओवैसी को जवाब देने के लिए आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने आए। योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी को आज समाजवादी पार्टी का एजेंट बताया। योगी के इस बयान का ओवैसी ने यह कहते हुए पलटवार किया कि जिन्होंने देश को आजादी दिलाई, भारतीय नागरिकता को जागोगे तुम आज नहीं जागोगे तो कब जागोगे? जब सोने कयामत होगा। तुम कब जागोगे? जब सोने कयामत होगा। आज जागो, कल का मुस्तकबिल तुम्हारा होगा, याद रखो इंशाअल्लाह ताला। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को एकजुट करके ओवैसी सूबे में अपनी पैठ बनाना चाहते हैं। याद रखो उत्तर प्रदेश के मेरे मुसलमानों, अगर तुम इस जुल्म का फातिमा करना चाहते हो तो सियासी ताकत बनो। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, मगर मैं तुमसे जो कुछ कह रहा हूं पूरे इखलास के साथ आपके सामने ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश हो या भारत हो, यहां पर हमको अगर अपने मसाइल को हल करना है, जमहूरियत और भारत का संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने वोट से अपने कैंडिडेट को कामयाब करें। लेकिन ओवैसी के इन्हीं तेवरों से सवाल उठ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव धर्म के इर्द गिर्द होने जा रहा है? बताओ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, तुम्हारी जान की कीमत नहीं, तुम्हारी वोट की अहमियत नहीं, तुम्हारे कोई मसाइल को नहीं किया जाता। उत्तर प्रदेश के चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई, बिजली, सड़क, पानी के मुद्दे पीछे हो गए हैं और CAA की गूंज सुनाई दे रही है। अगर NPR और NRC का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखना। आज यहाँ पर मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। इन बयानों के साथ ही उत्तर प्रदेश के चुनाव में योगी आदित्यनाथ बना ओवैसी के बीच बयानबाजी का नया राउंड शुरू हो गया है। इस नई जुबानी जंग का आगाज नागरिकता संशोधन कानून पर ओवैसी के एक बयान से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने बाराबंकी में दिल्ली जैसा शाहीन बाग बनाने की बात कही। अगर NPR और NRC का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखना। ओवैसी के इस बयान के 24 घंटे के अंदर योगी आदित्यनाथ का जवाब आया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे ओवैसी का नाम लेकर उन्हें चेतावनी दी। आज यहाँ पर मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के नैया से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। कानपुर में हो रही बीजेपी की बूथ लेवल मीटिंग को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी को समाजवादी पार्टी का एजेंट बताते हुए माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। आज प्रदेश में दंगा नहीं, हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर के प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश
आज इस दिशा में आगे बढ़ चुका है। अब दंगा नहीं, दंगा मुक्त प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान है। सोमवार को बाराबंकी में रैली करते हुए ओवैसी ने कहा था कि अगर सरकार एनपीआर और एनआरसी पर कानून बनाती है तो वो बाराबंकी में ही शाहीन बाग बना देंगे। मोदी जी को भी बताना चाहेंगे, बीजेपी को बताना चाहेंगे कि जिस तरह आपने किसानों के लिए ये 3 कानूनों को, कृषि कानूनों को वापस लिया, हम आपसे इस बात का डिमांड करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। क्या आपको मंजूर है कि CAA का कानून वापस लिया जाए? अरे अगर है मंजूर तो कहो मंजूर, ताकि मालूम हो जाए मोदी जी को, वरना बोलेंगे मैं ही तपस्या किया था। ओवैसी यही नहीं रुके और उन्होंने धमकी भरे लहजे में सरकार को चेतावनी दी कि अगर किसानों की तरह उनकी बात नहीं मानी तो वो आंदोलन करेंगे। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे? अगर एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखना, हम खुद आएंगे यहाँ पर, हम मुतालबा करते हैं कि CAA का कानून वापस लिया जाए। दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में महिलाओं ने लंबे समय तक धरना दिया था। बाद में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए धरना खत्म करवाया गया, लेकिन ओवैसी ने इस विरोध की बुझ चुकी आग को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की है। CAA का कानून वापस लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो संविधान के खिलाफ है। वो संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया था, जिसमें मजहब की बुनियाद पर कानून नहीं बनाया जा सकता। तो तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद से ओवैसी जानबूझकर नागरिकता संशोधन कानून के मामले को तूल दे रहे हैं, उस मुद्दे को हवा दे रहे हैं जिसका देश भर में मुस्लिम समुदाय विरोध कर रहा है। ओवैसी जानते हैं कि अगर उनकी ये सियासी चाल चलने के लिए तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को भेदभाव का डर दिखाकर अपने पाले में किया जा सकता है। बताओ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, तुम 19% हो और उसके बावजूद भी ना तुम्हारी वोट की अहमियत, ना तुम्हारी जान की कीमत से गुजारिश है कि मर्ज का इलाज हमारे पास है। ये मर्ज का इलाज हमारे पास है और उस मर्ज का इलाज न समाजवादी पार्टी के पास है, न कांग्रेस के पास है। उत्तर प्रदेश में करीब 19% मुस्लिम मतदाता हैं, जो सूबे की कुल 143 सीटों पर अपना असर रखते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है। 73 सीट ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा हैं। राज्य की करीब 3 दर्जन ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार अपने दम पर जीत दर्ज कर सकते हैं, जबकि करीब 107 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां अल्पसंख्यक मतदाता चुनावी नतीजों को खासा प्रभावित करते हैं। ओवैसी मुसलमानों की इसी राजनीतिक ताकत को अपने झंडे तले लाना चाहते हैं। मर्ज बहुत बढ़ चुका है, ये मर्ज, ये डिजीज बहुत बढ़ चुकी है। अब इस मर्ज का इलाज करना है। इलाज आप कैसे करेंगे? जज्बाती तकारीर से नहीं, नारों से नहीं, खाली मार कर नहीं, बल्कि अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के हक में वोट देकर, उनको विधायक बनाकर, उनको असेंबली में भिजाकर, उनको सांसद बनाकर, पार्लियामेंट में भिजाकर, इस मर्ज का इलाज सिर्फ यही है। ओवैसी को लगता है कि बिहार की तरह उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी वो धमाकेदार एंट्री कर सकते हैं, इसीलिए CAA को मुद्दा बनाने के लिए वो आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी भ्रम पैदा न करें, किसी शर्त पर कोई कानून जो वो बता रहे हैं CAA और वो वापस होने वाला नहीं है। वो किसी के न नुकसान के लिए है, बल्कि वो लोग जो धर्म के नाम पे प्रताड़ित थे उनको नागरिकता देने वाला है। ओवैसी इसी तरह का धर्म भ्रम फैलाते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश के चुनावों में वोटों का धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण कोई नई बात नहीं है। ऐसा होना 24 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इस राज्य की नियति बन चुका है। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ रंजय सिंह, कानपुर, आज तक। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कह चुके हैं कि वो मेरे मजनू बन चुके हैं और अपनी लैला को हमेशा याद करते रहते हैं। लेकिन प्रश्न यहां पर यह है कि योगी और ओवैसी एक दूसरे को चुनौती क्यों देते रहते हैं? में पढ़ करके
के बैरिस्टर बनकर के आए। उनको चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देना ये राष्ट्रवादी ताकतों का काम होता है। प्रदेश के चुनाव में जिना कहां से आ गए, ये जिन कहां से पैदा हो गया उनको नहीं मालूम। आज प्रदेश में दंगा नहीं, हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बन करके प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव भीषण होता जा रहा है। मुद्दों की जगह आरोप और पलटवार है और एक दूसरे को चैलेंज है। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। कुछ महीने पहले ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ को एक चुनौती दी थी। दावा किया था कि वो योगी को दोबारा मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी राजनीतिक हैसियत न होने के बावजूद योगी को ओवैसी ने चुनौती देकर सबको हैरान कर दिया था। लोग तब ज्यादा चौंक गए थे जब उन्होंने योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया को सुना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से ओवैसी की चुनौती को गंभीरता से लिया, वो अपने आप में काफी कुछ कहने वाला था। ओवैसी जी बड़े नेता हैं, देश के अंदर प्रचार करते हैं, उन्हें एक समुदाय विशेष का विशेष समर्थन प्राप्त है, लेकिन वह यूपी के अंदर बीजेपी को चैलेंज नहीं कर सकते। बीजेपी अपने मुद्दों पर, अपने मूल्यों और आदर्शों पर, अपने संकल्पों के साथ इस चुनावी मैदान में आएगी और उनके इस चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा नहीं आने देंगे तो बीजेपी इस बात को कहेगी कि बीजेपी 2022 में आकर के रहेगी। हर हाल में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार यूपी में बनेगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं है। योगी और ओवैसी के बीच जुबानी जंग कोई नई बात नहीं है। दोनों नेता अक्सर एक दूसरे को निशाना बनाते रहते हैं, जिसे इनके राजनीतिक विरोधी आपसी नूरा कुश्ती करार देते हैं। तभी तो जब ओवैसी ने CAA पर मोर्चा खोला और बाराबंकी में शाहीन बाग बनाने की चेतावनी दी, तो राकेश टिकैत ने अपने हिसाब से दोनों के रिश्तों की व्याख्या कर दी। ओवैसी ने कहा है कि जिस तरीके से तीनों कानून वापस किए गए हैं, वैसे CAA NRC भी वापस किया जाए। अरे उनका चाचा है भाई, ये तो चाचा भतीजाओं की पार्टी है, अपना कह दे वो कर लेंगे। ओवैसी तो बीजेपी का चाचा है, उसे टीवी पे कहने की जरूरत ही नहीं, उनको कह देगा, मान लेंगे उसकी बात। आपको लगता है कि होना चाहिए यार? हम तो कह रहे हैं कि चाचा भतीजों का मामला है, उनका दोनों का निपटा लेंगे, उनकी घर की बात है। ओवैसी पर यह आरोप नया नहीं है। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक सब यही बोलते हैं। दावा करते हैं कि बीजेपी की राह आसान करने के लिए ही हर चुनाव में ओवैसी की फील्डिंग सजाई जाती है, ताकि बीजेपी को चुनाव का एजेंडा तय करने में मदद पहुंचाई जा सके। इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के नैया से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर शक्ति के साथ सरकार निपटना भी जानती है। ये देखना दिलचस्प है कि ओवैसी पर हमला करने के लिए योगी ने चचा जान और अब्बा जान के संबोधन को लेकर शुरू हुई बहस को भी ताज़ा करने की कोशिश की, जिसकी शुरुआत उन्होंने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव का जिक्र करते हुए अब्बा जान शब्द का इस्तेमाल करके की थी। मिलना है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमेशा मुस्लिमों की तुष्टीकरण का आरोप लगाती है। मुलायम सिंह के लिए अब्बा जान शब्द का इस्तेमाल इसी आरोप का हिस्सा था, जिसे अखिलेश के जिन्ना वाले बयान ने और भी गहरा कर दिया। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे।
कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने जिन्ना का जिक्र स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर किया था, जिसका समर्थन करते हुए समाजवादी पार्टी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर जिन्ना को भारत का पहला पीएम बनाया गया होता तो देश का विभाजन नहीं होता। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। मतलब आप इस बात से सहमत हैं उनकी बातों से? जिन्ना को देश का प्रधानमंत्री ही लोग बना दिए होते। इस बात को आडवाणी जी के विचार को पढ़िए, अटल जी के विचार को पढ़िए, जो देश के शुभचिंतक है उनके विचार को पढ़िए, वो क्यों उनकी तारीफ करते थे। अखिलेश और उनके सहयोगियों के इन बयानों को बीजेपी ने जमकर तूल दिया और योगी की तरह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इसे लेकर समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। हम राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं, वो परिवारवाद में विश्वास करते हैं। हम सबका साथ में विकास विश्वास करते हैं, वो वोट बैंक पर विश्वास करते हैं। मेरी जाति, मेरा वर्ग, इससे बाहर नहीं, इसी को जोड़ो। हम राष्ट्रभक्त तिलक पटेल गांधी को याद करते हैं और उनको आज भी जिन्ना याद आता है। बीजेपी का आरोप है कि चुनाव को देखते हुए जिन्ना का जिक्र तुष्टीकरण के लिए किया जा रहा है। उसे लगता है कि ऐसे बयानों का फायदा उसे चुनावों में मिल सकता है। शायद इसीलिए बीजेपी के नेता इसे मुद्दा बनाने में जुटे हुए हैं, जिसमें ओवैसी ने सीएए का विरोध करने के लिए शाहीन बाग बनाने की चेतावनी देकर नया तड़का लगा दिया है। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक।